पेश का चुनावी संवाद में। चुनावी संवाद के तहत लगातार हम उन लोगों से रूबरू हो रहे हैं जो इस आम चुनाव के अंतर्गत बड़ी भूमिका में है। कई ऐसे हैं जो मैदान में सीधे प्रत्याशी बनकर उतरे हैं, कई ऐसे हैं जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं वो विजय श्री का वर्ण कर पाए इसके लिए प्रयत्नशील हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो देश की सियासत के जाने पहचाने चेहरे हैं, पर इस बार अपनी भूमिका बदले हुए हैं। इसी क्रम में आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत इस समय चुनावी संवाद के लिए मौजूद है जो तकरीबन 4.5 दशक तक कांग्रेस की पहचान रही है। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में इस नाम को बहुत ही सम्मान के साथ देखा गया। सत्ता और संगठन में इस शख्स की हनक हमेशा सुनाई देती रही, लेकिन ऐन चुनाव के मौके पर इस शख्स ने अपने 4.5 दशक की निष्ठा को परिवर्तित करते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला। भारतीय जनता पार्टी का दामन संभालने के संदर्भ में अभी तक लोगों के मन में जिज्ञासा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते इस शख्स को इस मुकाम पर आकर यह कदम उठाना पड़ा। हमें यह जानने में दिलचस्पी है। वो जानने में दिलचस्पी यह भी है कि 1980 से लगातार देश की राजनीति में प्रासंगिक रहा यह शख्स है देश के पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मध्य प्रदेश सुरेश पचौरी जी के। सुरेश पचौरी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पुराने कांग्रेसी नए भाजपाई सुरेश पचौरी जी आज हमारे साथ हैं। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो जानना यही है कि भाजपा में आपने अपना स्वागत क्यों कराया भाई, क्या हो गया? देखिए, आपकी जिज्ञासा वाजिब है जी। मैं सोचता हूँ कि बजाय ये पूछने की कि मैं भाजपा में क्यों गया, अगर ये प्रश्न आप पूछें कि मैं कांग्रेस में क्यों आया था जी तो वो ज्यादा उचित होगा। जी। मैंने जब राजनीति में प्रवेश किया तो मेरा ध्येय था देश सेवा का, समाज सेवा का, और मैंने ये पाया कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी एक उपयुक्त पार्टी है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की थिंकिंग थी कि कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, न जात पर न पात पर मोहर लगाएं हाथ पर। जी। क्योंकि मैंने अपने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 1972 से की जी। ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में। जी। और संघर्ष की बात है तो संघर्ष मेरी कार्यशैली रही है। प्रमुख रूप से 77 से 80 के बीच में हमने संघर्ष किया, जेल यातनाएं सही, कई पुलिस केसेस बने, लेकिन 80 में जब ये नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया तो उसका परिणाम कांग्रेस के पक्ष में निकला। जातिवाद को नहीं उभारा गया था। जी। उसके बाद मंडल कमीशन संबंधी जब डिस्कशन पार्लियामेंट में हो रहा था तो 6 सितंबर 1990 को राजीव गांधी जी ने यह कहा कि इस देश को जातिवाद की आग में नहीं झोंकना चाहिए, और अगर जातिवाद को उभारा जाएगा तो वो देश के लिए खतरे की घंटी होगी। आज क्या हो रहा है? आज जातिवाद को उभार कर वोट लेने की कोशिश हो रही है। वोट हासिल करना चाहिए अपनी नीति, सिद्धांत और विचारधारा के आधार पर। तो मैं जो कह रहा हूं कि मैं जिस बात से प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा था जी, मैं आज ये महसूस कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी उस विचारधारा से भटक गई है। अब बात आती है कि ये जो मैंने फैसला लिया जी, क्या ये कोई अवसरवादिता का प्रतीक है? जी। तो भैया, लोकसभा की टिकट का फैसला हो गया जी। राज्यसभा की टिकट का फैसला हो गया जी। उसके बाद मैंने ये फैसला लिया। अब बात आती है कि धैर्य और संयम रखना था। जी। मैं 2007 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया।
2003 में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उस समय जब विधानसभा के चुनाव हुए तो 38 सीटें विधानसभा में कांग्रेस को मिली, जो बढ़कर 71 2008 में हुई। और स्थिति क्या हुई, एक दिन पहले 26/11 हुआ मुंबई ब्लास्ट। स्थिति क्या हुई, 76 कैंडिडेट रेबल कांग्रेस के खड़े किए गए बड़े नेताओं के द्वारा। वोट का डिवीजन हुआ और 42 सीट बिलो 5000 हार गए, कोई 200 से, कोई 500 और कोई 1000 से। 4 सीट लोकसभा की थी जो बढ़कर 2009 में 12 हुई। तो बात ये आती है कि क्या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी? क्या डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर के रूप में या मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी? क्या कुछ पाने या हासिल करने के लिए ये कदम उठाया? मुझसे पूछा और मैंने ये सार्वजनिक रूप से प्रेस के सामने कहा कि मेरी अब कोई इच्छा नहीं है इन पदों पर रहकर। अब मैं और क्या हासिल करने के लिए यहाँ आऊंगा? क्या ये पद जो मैं प्राप्त कर चुका वो मेरे को मिलेंगे? फिर बात आती है, फिर आराम से बैठना था। भैया कोई ये मंदिर नहीं है कि वहां मैं घंटा बजाने या भजन गाने बैठूं। मेरा अपना कोई निजी व्यवसाय नहीं है। मैं 24 घंटे में से 16 घंटे 18 घंटे मेरे साथ जो साथी काम किए हैं युवक कांग्रेस में सेवा दल में, वो मुझे जानते हैं। मैं चैन से बैठ ही नहीं सकता। तो मेरा यदि व्यवसाय होता तो मैं अपना मन द्विवेदी जी वहां लगाता। मैं रात दिन काम करने वाला व्यक्ति हूं। तो बात ये आती है कि भैया मेरे अनुभव का लाभ लिया जाता, मुझसे काम लिया जाता। फिर ये होता इतना तो मिला, अब क्या करने की जरूरत थी? आदर मिला। अच्छा द्विवेदी जी, आपको आदर एक चैनल में मिला, दूसरी में मिला, क्या आपकी एज हो जाए तो उसके बाद आपको अनादर मिलना चाहिए? आप उसके काबिल हो जाएंगे। जैसे किसी दवा में लिखा जाता है कि एक्सपायरी डेट ये है, तो सम्मान के बाद आपको अपमान मिलने लगे, ये किसने छूट दे रखी? तो थोड़ा विस्तार करते हैं अपन, एक ही सवाल के संदर्भ में नहीं रुकते हैं। सुरेश बजौरी जी कई सारी चीजें बता रहे हैं। बोले जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इस विचार के साथ कांग्रेस थी। नेहरू जी की ये नीति थी, इंदिरा जी की ये नीति थी, राजीव जी की ये नीति थी। पर आप जिस पार्टी में गए हैं वो देश को बताने में लगे हैं पचौरी साहब कि ये जितने भी नेता थे ना, इनकी नीति ठीक नहीं थी। देश के संदर्भ में इन्होंने ठीक नहीं किया। जिनसे प्रभावित होकर जिन नीतियों के आप पैरोकार थे, उन नीतियों को खराब ठहराने वाले, उन नीतियों को खारिज करने वाले लोगों के साथ आप खड़े हो गए। ऐसी क्या व्यवस्था पड़ी? अगर आपको यहाँ स्थान नहीं था, सम्मान नहीं था, नीतियों से भटकाव था, तो फिर भाजपा विकल्प क्यों बनी? इस पर भी तो रोशनी आनी चाहिए। आप क्या रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करते हैं? जी। आप क्या कोई छोटी मोटी रीजनल पार्टी ज्वाइन करते हैं? जी। सवाल एक फैसले का नहीं है। जी। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी कौन से राजनीतिक फैसले ले रही है? कांग्रेस पार्टी कौन से सामाजिक फैसले ले रही है? धर्म के मामले में कांग्रेस पार्टी क्या फैसले ले रही है? जब ये बात आए कि भाई प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होना है, तो उसमें निमंत्रण पत्र मिले और उस निमंत्रण पत्र की प्राप्ति के बाद ये बोला जाए कि हमने निमंत्रण पत्र ठुकराया। आपको भी मैं चैनल में सुनता हूं, आप बड़े नपे तुले और मर्यादित भाषा का और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठुकराना शब्द कहाँ का ठीक है? एक, आप ना जाइए लेकिन इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल करें। दूसरा, ताला कांग्रेस के दौर में खुला अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का। शिलान्यास राजीव गांधी जी के समय हुआ। कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड ये लिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा या दोनों पक्ष जब सहमत होंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ
कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनना चाहिए, कांग्रेस ने उस फैसले का स्वागत किया, तो प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का क्या मतलब है? अब उस पे इफेंट बट लगाया जा रहा है। इफेंट बट क्या लगाया जाए? मुहूर्त ठीक नहीं है जी। इस समय ये विरोध कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। मैं ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का दीक्षित शिष्य हूँ, और जब भी भगवान श्री राम जी के मंदिर अयोध्या में बने, ये बात हुई, चाहे राजीव जी के साथ, चाहे सोनिया जी के साथ, चाहे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब के साथ, या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के साथ, तो मैं शंकराचार्य जी महाराज के साथ इस चर्चा में साक्षी रहा हूं जी। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरी ये प्राण प्रतिष्ठा आयोजन से 2 दिन पहले द्वारका के शंकराचार्य परम पूज्य सदानंद जी सरस्वती महाराज यहाँ आए थे। मैंने कहा महाराज इसमें क्या करना है? उन्होंने कहा ये बहुप्रतीक्षित दिवस है, जो हमारे बहुसंख्यक राम भक्त हैं उनके लिए ये प्रसन्नता का विषय, राम भक्त जी, वरना किसी एक आध बहुसंख्यक से हमारे वक्तव्य भी बयान दे देंगे कि इनके लिए तो नहीं है। तो मैंने भी उसी समय, क्योंकि ये बात आएगी, आपने क्या उस समय बोला था जी? मैंने जब ही बयान दिया था, मैंने उसी समय लीडरशिप को ये कहा था कि ये राजीव जी का स्टैंड इस इशू पे रहा है, ये कांग्रेस का स्टैंड रहा है, इसलिए इस विषय में हमें पुनर्विचार करना चाहिए। एक बात ईमानदारी से बताओ, आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी? नीतियों से भटकाव के चलते छोड़ी पार्टी के, या पार्टी के जो नेता हैं उनके व्यवहार के चलते छोड़ी? दोनों चीज शामिल है। अगर आप मेरे से साफ लफ्जों में पूछोगे, और पचौरी जी से साफ शब्दों की उम्मीद ना करें तो कब करें? नहीं, मैं बता रहा हूं, नीति और विचारधारा से जब कांग्रेस पार्टी भटक गई जी, ये एक कारण। दूसरा, प्रादेशिक नेतृत्व जो प्रदेश का कर रहे थे, मुखिया बने हुए थे जी, उनका व्यवहार हमारे साथ षड्यंत्रकारी रहा जी। तो भाई मैं भी इंसान हूं, मैं भी भावुक आदमी हूं, मैं भी जज्बाती आदमी हूं। आप कब तक लठ मारोगे, कब तक साजिश करोगे, और कितने साल तक करोगे? आप कहोगे, आप जरा धैर्य रखिए। मैं 2010 और 11 से मुझे इस षड्यंत्र का शिकार किया जा रहा है, घर बिठाया जा रहा है, तो आखिर मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी अपनी भावनाएं हैं, कब तक आहत होने दूंगा? अच्छा, एक राज की बात जाननी है पचौली साहब, आपने भाजपा में जाने का मन बनाया, आप भाजपा में चले गए, और जिनसे आप पीड़ित या प्रताड़ित थे उनमें से एक नाम जो है सुर्खियों में रहा कि वो भी भाजपा में आ रहे हैं, रह गए। ऐसा कैसे हुआ? आपका मामला बन गया और उनका मामला नहीं बन पाया। आपने पहला वाक्य क्या बोला? एक राज की बात बताइए। तो मैं इसका अंत यूं करूंगा कि राज को राज रहने दीजिए जी। नहीं तो दरवाजा उनके लिए नहीं खुला, आपके कारण नहीं खुला, या भाजपा के लोग ही ने नहीं चाहा इसलिए नहीं खुला? भाई ये सबकी अंतर कथा तो दे दीजिए, आपसे ज्यादा कोई पता नहीं कर सकता जी। वही कोशिश कर रहा हूँ, करिए। तो आप थोड़ा सा मदद कीजिए। नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो थोड़ा और विस्तार करते हैं। जब पचौरी जी का मन आहत था, टूटा हुआ था, दुखी था, तो इस दुखी मन की आवाज को भाजपा में किस नेता ने सुना? पचौरी जी ने फोन उठाकर बोला मैं आना चाहता हूं? नहीं। या भाजपा से आए लोग क्या कर रहे हैं? पचौरी जी कहां पड़े हुए हैं, आइए हमारे साथ राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनिए। थोड़ा इसके विषय में भी रोशनी मिले। पहले मैं आपको स्पष्ट करूं जी कि मेरे साथ जो व्यवहार हो रहा था जी, आप क्या सोचते हो 2014 से कोशिश नहीं हो रही होगी? जी 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो यहाँ की बीजेपी की लीडरशिप या दिल्ली की बीजेपी की लीडरशिप पहल नहीं कर रही होगी, लेकिन मुझ पे असर नहीं हुआ जी। क्योंकि मैं धैर्य रखना चाहता था, मैं बर्दाश्त करना चाहता था, संयम रखना चाह रहा था। जब सीमा टूट रही, लांग रही, तो मेरे पास सिवाय इसके कोई चारा बचा नहीं, क्योंकि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं,
जी। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि जो चुपचाप घर बैठ जाऊं। अभी मैं मेहनत कर सकता हूं। अब बात आई पहल कहां से हुई, तो पहल दिल्ली से ही हुई जी। और पहल के बाद क्या हुआ जी। तो मैं बहुत कुछ चीजें तो उजागर नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सम्मानजनक ढंग से मेरी ज्वाइनिंग हुई। जी। उस ज्वाइनिंग में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री और ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन और कैलाश विजयवर्गीय जी और सभी सम्मानित नेता कृपा पूर्वक मेरे उत्साहवर्धन के लिए मौजूद थे और उन्होंने मेरे लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं उनको नहीं दोहराना चाहूंगा। जी। किसी ने मुझे राजनीतिक संत बताया, किसी ने कहा कि इतनी लंबी राजनीतिक यात्रा में और जो काजल की कोठरी होती है उससे बेदाग निकलने वाले, किसी ने कहा गंगा की तरह पवित्र। तो मैं बीच बीच में विचार कर रहा था कि हे भगवान, 50 साल में तो मैंने ये शब्दावली मेरे लिए कांग्रेसी नेताओं से भी नहीं सुनी। जी। तो खैर मैंने सोचा अब आगे के कार्यक्रम में मैं सुनूंगा इन्हें। जी। तो अभी तक मेरे साथ जो उनका व्यवहार है, चाहे प्रादेशिक नेता हो और चाहे नेशनल लीडर हो, सभी का व्यवहार बहुत सम्मानजनक लग रहा है। तो समझना ये है पचौरी साहब, आपने बताया कि 2014 से कोशिश चल रही थी, सफल 2024 में हुई। सुरेश पचौरी जी को कितना मलाल है 10 साल खराब कर देने का? कोई मलाल नहीं है। अब मैं आपको बता दूं जी। और शायद जो मुझे जानते हैं या मेरे संबंधों की जिनको जानकारी है, मुझे तो ये जब मेरे को 2009 में लोकसभा की टिकट की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मनाही हुई थी, तब भी मुझे तत्कालीन बीजेपी की लीडरशिप के द्वारा डायरेक्टली बोला गया था। जी। अध्यक्ष उस समय कौन थे आप जानते हैं, जो आज भी जीवित हैं। जी। अटल जी जब थे, आपको जानकारी है कि मेरे उनसे क्या पारिवारिक रिश्ते थे। जी। और आज भी उस परिवार से मेरे रिश्ते हैं। तो मैं तो जब भी विनम्रता से उसको अस्वीकार किया। तो मेरा यही तो सवाल है, क्या अभी भी आपको इस बात का अफसोस नहीं है? भाई जिंदगी के 12-15 साल सुरेश पचौरी जैसे ऊर्जावान व्यक्तित्व के जाया चले गए। आप स्वयं बोल रहे हैं कि मैं तो पिछले 2010-11 से इंतजार ही कर रहा हूं, धैर्य रखा हुआ हूं। तो आज सुरेश पचौरी जी को नहीं लगता है कि एक भारतीय जनता पार्टी इतना बेहतर दल है, भारतीय जनता पार्टी में इतने बेहतर लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में सुरेश पचौरी के प्रति प्रेम और सम्मान रखने वाले इतने लोग हैं, मैं क्यों 15 साल इंतजार करता रहा? मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। ऐसी कोई भावना सुरेश पचौरी जी के अंदर आती है या नहीं आती? नहीं, अब ऐसा है, अब अतीत के बारे में विचार करते रहेंगे तो पछताते रहेंगे जी। अब तो आगे हमें बढ़ना है, भविष्य के बारे में चिंतन तो करना। आगे क्या करना है? आगे सुरेश पचौरी क्या देख रहे हैं? कहाँ का राज्यपाल बन रहे हैं? कहाँ से राज्यसभा जा रहे हैं? भाई आगे देख रहे हैं तो लोग तो आगे ऐसे ही देखते हैं राजनीति में। अभी पचौरी जी कहाँ देख रहे हैं? अभी फिर आप ट्रैक से बाहर जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि सुरेश पचौरी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन लग रहा है मजाक कर रहे हैं या दर्शकों के लिए बात छोड़ रहे हैं कि आखिर किस वजह से सुरेश पचौरी गए। सुरेश पचौरी को कभी पदलिप्सा नहीं रही, लालसा नहीं रही जी। और ना कांग्रेस में मैंने कभी कुछ मांगा है और ना यहाँ मांगने की इच्छा है। सवाल इस बात का है, मैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को व्यस्त रखना चाहता हूँ जी। और अभी जो है मेरी उम्र यहाँ 1 महीने की भी नहीं हुई, अभी 1 महीने का भी मैं नहीं हुआ हूँ, तो मुझे अभी गलतफहमी नहीं पालना चाहिए। आपने कहा कि मैं ट्रैक से भागा, मैं ट्रैक से बाहर नहीं जा रहा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आपकी पूर्व पार्टी के, नाम है उनका जीतू पटवारी। उन्होंने एक फेहरिस्त जारी की और ये बताया कि देखो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ इतने लोग पार्टी छोड़कर गए थे, अब उनमें से केवल 7 मुख्य धारा में बचे, बाकी कहाँ है पता नहीं है। तो ये आपकी पूर्ववर्ती पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है। अब उस फेहरिस्त के अंतर्गत आप 7 से 8 में आएंगे या जो गायब हो गए उनमें जीतू पटवारी हमें बताएंगे? तो ये सवाल तो मौजूद है ना पचौरी साहब, तो इसलिए ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा और इस सवाल का उत्तर भी आने वाले समय से लिया जाएगा। तो क्या कहते हैं पचौरी जी? जीतू पटवारी जी को कौन बताए कि आरपीएन सिंह कहाँ थे जी, किस टीम के मेंबर थे? जी, ये सब वो टीम है जो
राहुल गांधी जी की टीम कहलाती जी। थी। जितिन प्रसाद जी कहाँ थे, सुष्मिता देव कहाँ थी, इसके अतिरिक्त खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ थे, और अब कहाँ है, मिलिंद देवरा कहाँ थे, अशोक चौहान कहाँ थे। ये सब चीजें नहीं हो रही हैं। जी। रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, तो मैंने पूछा सिंधिया जी से जी। कि आपको वहां कैसा लग रहा था और यहाँ कैसा लग रहा है, तो उन्होंने खुद ही कहा कि जरा आंकलन करने वालों से पूछो जो मेरे बारे में ट्वीट करते थे कि ये देखो उनकी क्या हालत हो रही है। बोलिए आज मैं जिस हालत में हूँ और मैं जितना प्रसन्न और संतुष्ट हूँ उस समय नहीं रहता था। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करना चाहिए। अब जो उनकी पार्टी से पलायन हो रहा है, अंतर सिंह दरबार क्यों जा रहे हैं, जी। रामलाल मालवी क्यों जा रहे हैं, किनके नजदीक है, जी। बाकी दीपक सक्सेना क्यों जा रहे हैं, और खुद जीतू पटवारी के भाई क्यों जा रहे हैं इंदौर से। जी। तो सवाल ये है कि मैं इन लोगों के बारे में टिप्पणी करके अपने आप को हल्का नहीं महसूस करता। जी। ठीक है, जिसको जो करना है, मैं हल्की भाषा का भी इस्तेमाल नहीं करता और हल्के भाव भी नहीं देता। तो हमने काफी कुछ बातचीत कर ली आपके संदर्भ में, आपके कदम के संदर्भ में। अब थोड़ी बातचीत वर्तमान संदर्भ में भी कर लेते हैं, जो लोकसभा चुनाव है। क्या देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को सुरेश पचौरी जी, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए इस चुनाव में मुद्दे क्या है। जी। इस चुनाव में और वैसे भी अन्य चुनाव में मुद्दे रहते हैं। कौन कौन उम्मीदवार चुनाव के मैदान में है, कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी चुनाव में है, और चुनाव के बाद परिदृश्य क्या होगा। लेकिन ये जो चुनाव है, इसमें जो है प्रायोरिटी बदली हुई है। प्रायोरिटी पहली है कि देश का परिदृश्य क्या होगा और देश की बागडोर किनके हाथों में सौंपी जाए। तो लोग इस नतीजे पर पहुंचे हुए हैं। मैं ये कहूंगा द्विवेदी जी, तो आप भरोसा करिए, अतिशयोक्ति नहीं है। लोगों का ये फर्म फैसला है कि आत्मनिर्भर भारत और आगे बढ़े, सुरक्षित भारत रहे, गरीबों का हित और सुरक्षित हो, नारी की रक्षा और हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम और आगे बढ़े, भारतीय संस्कृति की रक्षा हो। इसके लिए यदि कोई उपयुक्त नेता है जिसके हाथ में बागडोर सौंपी जानी चाहिए, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, नंबर 1 जी। दूसरी आती है पार्टी। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जिसको 10 साल तक लोगों ने काम करते देखा है, जिसने असरदार, दमदार और जानदार तरीके से काम किया है और उपलब्धियां हासिल की है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और उसका गठबंधन है। अब गठबंधन क्या है, पहले तो सीटों के बंटवारे पे लड़ाई है, फिर क्या है, भगवान श्री राम के मामले में मतैक्य नहीं है। स्टालिन का लड़का दयानिधि हमारे आराध्य देव राम जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, और कांग्रेस चुप है, गलबैया डीएमके के साथ ही कर रही है, समाजवादी पार्टी के साथ ही कर रही है। जिस समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, जिस समाजवादी पार्टी के 2-3 नेताओं ने आज भी गलत टिप्पणी की अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर को लेके, उनके साथ हम आज भी गठजोड़ किए हुए हैं। तो सवाल इस बात का है कि मैं बीच में रोकना चाहता हूँ, एक बीच में एक छोटा पूरा कर लें। नहीं, छोटी सी टिप्पणी क्या है, रुक जाऊंगा तो रह जाएगा। वो आपने समाजवादी पार्टी को लेकर इतना बड़ा कटाक्ष किया कि जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। और उस समय में मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव के प्रति जितना सम्मान, जितना प्रेम आपके सम्मानीय नेता नरेंद्र मोदी जी ने जाहिर किया है, विलक्षण है। इस पे क्या कहेंगे? एक तरफ आप उनको कार सेवकों का हत्यारा के तौर पर दिखवा रहे हैं, दूसरी तरफ उनको जो है जबरदस्त। अब मुझे भी कह लेने दीजिए, बीच में टोक लेने दीजिए जी। उन्होंने सम्मान कब व्यक्त किया? जब वो दिवंगत हो गए। एक जी। जब किसी को श्रद्धांजलि दी जाती है तो उनके प्रति सम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया। नंबर 2,
नंबर 3, देखिए नरेंद्र मोदी जी बहुत राजनीतिक व्यक्ति हैं, दूरदर्शी हैं। जब वो जीवित थे और एक बार पार्लियामेंट में बैठे हुए थे जी तब समाजवादी और कांग्रेस को लड़ाना था, जिसमें वो सफल भी हो गए थे। तो उन्होंने टिप्पणी की थी। अगर गुलाम नबी आजाद जी के मामले में टिप्पणी हुई तो उसमें भी कोई राजनीतिक रहस्य था। तीसरी बात, मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई। मुलायम सिंह यादव जी के दौर में मेरे गुरु जगतगुरु शंकराचार्य जी चुनार जेल में डाले गए, क्योंकि वो वहां यात्रा पे निकले हुए थे अयोध्या तक चित्रकूट से, और चुनार जेल में हमने पूरी मदद करी, खुलेआम बयान दिया कि ये गलत हुआ है। मैं उन लोगों में से हूं। जब चित्रकूट में संत सम्मेलन हुआ, हमने खुलेआम कहा कि जो संत सम्मेलन में प्रस्ताव अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर के संबंध में पास हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ये दो गुरु भाइयों के बीच में इतना द्वंद्व क्यों दिखता है भाई? द्विपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन सम्मान्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के शागिर्द माननीय सुरेश पचौरी जी भी, उनके शागिर्द दिग्विजय सिंह जी भी, पर भिन्नता बहुत दिखती है भाई। इतना एक दूसरे के प्रति प्रेम कैसे आप लोग कायम कर पाए? एक होता है दिल से जी, और दूसरा कि कई कारण होते हैं जी। तो थोड़ा कुछ तो बात होगी कि हमारे ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी जब सोनिया जी के पास जाते थे जी, जब शंकराचार्य जी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के पास जाते थे तो सुरेश पचौरी ही साथ रहता था जी। और अगर कोई संदेश भी भेजते थे जी, तो आप उनके उत्तराधिकारी शंकराचार्य महाराज से पूछ लीजिए, वो मेरे ही जरिए भेजते। हम तो अभी आपके और दिग्विजय सिंह जी के संबंधों की मधुरता को जानने में दिलचस्पी रख रहे हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी 77 साल की उम्र में पदयात्रा के माध्यम से राजगढ़ में मैदान में है। देश के लिए तो हमने बात की, राजगढ़ के चुनाव को सुरेश पचौरी जी क्या देख रहे हैं? गुरु भाई की मदद के लिए कब जा रहे हैं सुरेश पचौरी? राजगढ़ में उनकी पराजय होगी जी, तो सुरेश पचौरी जी कब जा रहे हैं उनकी मदद करने के लिए? देखिए, मैंने कहा कि मैं पार्टी का बहुत साधारण कार्यकर्ता हूँ जी, और एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ जी। मुझे पार्टी ने जब जो निर्देश देगी मैं वहां जाऊंगा जी। और अभी जो पार्टी ने मुझे कार्यक्रम दिए उसके हिसाब से मैं गया हूं। अभी मैं विदिशा रायसेन गया, फिर मैं शिवपुरी गया, फिर मैं पन्ना गया, फिर सतना गया, फिर नर्मदापुरम गया, कल मैं बरेली जा रहा हूं। आगे पार्टी जहां बोलेगी मैं वहां जाऊंगा। आपने राजगढ़ की जिज्ञासा जाननी चाहिए, राजगढ़ के लिए जिस दिन पार्टी कहेगी मैं राजगढ़ भी जाऊंगा। छिंदवाड़ा को क्या देख रहे हैं? भाजपा का बड़ा सपना है 29 की 29 सीटें जीतें। 2019 में एक छिंदवाड़ा ने वो सपना साकार नहीं होने दिया। इस बार आगे पुराने मित्र हैं कमलनाथ। लोग बोलते हैं कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने में सुरेश पचौरी जी की बड़ी भूमिका थी। बोलते तो वैसे ये भी है कि 1993 में दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री बनवाने में भी सुरेश पचौरी जी की बड़ी भूमिका थी, और अभी भाजपा में आगे सुरेश पचौरी, इसमें भी इन दोनों नेताओं की बड़ी भूमिका बताई जाती है। थोड़ा बताइए ना अपने संबंधों की मुदारता। आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं क्या बयान दूंगा? अरे भाई, मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी। तो छिंदवाड़ा में क्या देख रहे हैं आप? मैं क्या बोल रहा हूँ जी? आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं जानना चाहता हूँ मैं छिंदवाड़ा के संदर्भ में जो रणनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की विजय देख रहा हूँ जी, हर जगह जी। और 4 जून को 400 पार देख रहा हूँ। तो 4 जून को 400 पार देख रहे हैं सुरेश पचौरी जी। सुरेश पचौरी जी जो देख रहे हैं, क्या वैसा ही 4 जून को दिखेगा? ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। लेकिन इतनी चुनावी व्यवस्थाओं के बीच में पचौरी साहब आपने हमारे साथ समय निकाला और उन मुद्दों पर बात की जिसे जानने में आपके समर्थकों की भी रुचि है, आम जनमानस की भी रुचि है, उस पर आप खुलकर बोले, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आगे भी मुलाकात का सिलसिला जारी रखेंगे आपके साथ। देखिए, आज के इस कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। तो सुरेश पचौरी जी का धन्यवाद और आप दर्शकों का भी धन्यवाद। समय है मुझे याद लेने का, तो मुझे दीजिए याद।